वीक 1 लेक्चर 1 एंड आज का जो टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। सो जब भी हम प्राचीन भारतीय स्थापत्य की हम बात करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे और सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि मंदिरों का सिर्फ जो है आपके माइंड में प्रश्न आते होंगे, किंतु जब हम प्राचीन भारतीय स्थापत्य की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाई देती है, बहुत सारे जो है आपको रीजनल वेरिएशन दिखाई देती हैं। उसमें अनेकों प्रकार की तत्कालीन विज्ञान और तकनीकी के जो है दिग्दर्शन आपको होते हुए जो है दिखाई देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से जो है इंडियन आर्किटेक्चर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है प्री हिस्टोरिक एंड अर्ली जो मॉन्यूमेंट्स होते थे उनके बारे में हम संक्षेप में आपको बताएंगे क्या उनका स्वरूप था, और इसी क्रम में जो है हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की जो प्रमुख जो है उसके बारे में हम बताएंगे। एंड इसी के साथ जो है अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक आर्किटेक्चर, मौर्यन एंड द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इनके विषय में जो है हम आपसे जो है इसके अंतर्गत जो है चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से इनमें हमें जो है रीजनल वेरिएशन दिखाई देते, कैसे जो है इंडिपेंडेंटली जो है सारी की चीज़ें ग्रो कर रही थी। सो अब हम बात करेंगे कि इंडियन आर्किटेक्चर क्या है। सो भारतीय स्थापत्य को भारतीय सभ्यता की सबसे महानतम जो है उपलब्धियों में से एक जो है माना जाता है, और इसके ऊपर जो है तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दशाओं का जो है हमें स्पष्ट प्रभाव जो है दिखाई देता है। एंड इसके अलावा जो इंडियन आर्किटेक्चर की जो शैलियाँ हैं, जो स्टाइल हैं, उनमें हमें जो है डाइवर्सिटी दिखाई देती है, उनके एक्सप्रेशन में डाइवर्सिटी दिखाई देती है, और इसके साथ ही साथ हमें उनमें कंटिन्यूटी भी जो है भारतीय स्थापत्य में, इंडियन आर्किटेक्चर में हमें दिखाई देती है। अगर हम हिस्टोरिकल डेप्थ की बात करें तो जो इंडियन आर्किटेक्चर है इसका जो हिस्टोरिकल जो फाउंडेशन है वो हमें प्री हिस्टोरिक एरा से दिखाई देने लगता है। यानी प्रागैतिहासिक काल में ऐसे मानव के द्वारा छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे थे जिसको हम कह सकते हैं कि मानव जो है एक अटेम्प्ट कर रहा था अपने लिए शेल्टर बनाने का, अपने लिए जो है चीज़ों को निर्मित करने का। और यही जो आरंभिक प्रयास थे वो हमें जो है मूर्त रूप में जो है डेवलप फॉर्म में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फेज में जो है हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे वेल डेवलप टाउन प्लानिंग जो है हमें दिखाई देती है। इसी क्रम में जो हमें अगला जो आर्किटेक्चर जो दिखाई देता है वो है एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड द स्तूपा एंड द रॉक कट केव्स। ये भी जो है उसी क्रम में हमें आगे दिखाई देते हैं, और इसके ऊपर जो प्रभाव जो दिखाई देता है हमें वो वैदिक आर्किटेक्चर का प्रभाव जो है, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसके ऊपर वैदिक आर्किटेक्चर का प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि हिंदू मंदिरों का जो है हमें डेवलपमेंट, उनके एवोल्यूशन, उनके विकास से संबंधित साक्ष्य दिखाई देते हैं, और उनमें जो है आगे चलकर हमें रीजनल वेरिएशन दिखाई देती है, जैसे कि नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो है हमें एक नया स्टाइल दिखाई देता है, वेसर स्टाइल जो है हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही मंदिर स्थापत्य में, टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें रीजनल वेरिएशन दिखाई देते हैं, जैसे कि ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जिसमें उड़ीसा शैली के मंदिर हैं, सेंट्रल ग्रुप ऑफ टेम्पल जिसमें खजुराहो के मंदिर हैं, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जिसमें राजस्थान और गुजरात के मंदिरों को जो है रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें, और हिमालय क्षेत्र में बनने वाले जो मंदिर हैं उनकी संरचना जो है अलग दिखाई देती है। तो हमें भारतीय स्थापत्य पर हम ये देखते हैं कि उसकी भौगोलिक दशाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम बात करें द्रविड़ आर्किटेक्चर की बात करें तो उसके साक्ष्य जो है हमें तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जहाँ पर जो है उनकी भौगोलिक दशाओं के अनुरूप जो है बड़ी संरचनाएं जो है निर्मित की गई, बहुत ही वृहद संरचनाएं जो है वहाँ पर निर्मित की गई। इसके अलावा जो है जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसका कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी जो है हमें दिखाई देता है। एक बहुत क्लोज हमें जो है रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन के साथ जो है बहुत क्लोज टाई जो है हमें दिखाई देता है भारतीय स्थापत्य का। इसके अलावा जो टेम्पल्स हैं, स्तूप हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, वो जो है भारतीयों की स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हैं, उनको भी जो है वो व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही साथ जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो
प्राचीन काल में भारतीयों की उनके पावर, उनके डिवोशन, उनके सोशल वैल्यूज को भी जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, तथा साथ ही साथ जो है उनकी रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को भी जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इंडियन आर्किटेक्चर से हमें किन किन भारतीय इतिहास के किन किन पक्षों के ऊपर जो है प्रकाश पड़ता है, यानी इंडियन आर्किटेक्चर एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसकी हम बात कर सकते हैं कि किन किन पक्षों के ऊपर हमें जानकारी मिलती है, किन किन पक्षों के बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो सबसे पहला है कल्चरल इंसाइट। जब भी हम भारतीय स्थापत्य का अध्ययन करते हैं तो हम भारतीयों की जो रिलीजियस और सोशल बिलीफ्स हैं और उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेज है उनके बारे में हम भली भांति जान पाते हैं, यानी उनको जानने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस के रूप में जो है इंडियन आर्किटेक्चर जो है माने जाते हैं। इसके अलावा जो है इंडियन आर्किटेक्चर के माध्यम से जो है हम क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, यानी किस प्रकार से एक संरचना दूसरी संरचना से कैसे इवॉल्व हुई, उसके इवोल्यूशन प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। इसको एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूं कि किस प्रकार से राजा अशोक के द्वारा, जो कि मौर्यकालीन शासक थे, उनके द्वारा बराबर और नागार्जुनी में जो है गुफाओं का निर्माण किया गया। और ये गुफाओं बनाने की जो परंपरा है वो हमें जो है महाराष्ट्र में जो है एक तरीके से एक मूवमेंट के रूप में दिखाई देती है। वहाँ पे जो श्रेणियाँ हैं, जो शासक हैं, उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए वो दिखाई देते हैं। और हाँ, महाराष्ट्र में लगभग 1000 से ज़्यादा जो है हमारे पास जो है मैन मेड केव्स के एविडेंस मिलते हैं और ज़्यादातर जो है बौद्ध धर्म को समर्पित गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इनके माध्यम से हम उनके इवोल्यूशन प्रोसेस को समझ सकते हैं। दूसरा हमें दिखाई देता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। हमारे जो मॉन्यूमेंट हैं, जो हमारे स्मारक हैं, जो मंदिर हैं, स्तूप हैं, ये भारतीयों की एडवांसमेंट्स इन इंजीनियरिंग और क्राफ्टमैनशिप को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ये उनकी मैथमेटिकल नॉलेज का भी एक जीता जागता एग्जाम्पल है, ये उनके एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का एक जीता जागता जो है एग्जाम्पल के रूप में दिखा देते हैं। ये इनकी जो है फिजिक्स के ज्ञान का भी जो है एग्जाम्पल दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से जो है बड़ी बड़ी संरचनाएं, बड़े बड़े टावर्स जो है बनाए गए, और उनकी केमिस्ट्री की नॉलेज के बारे में भी जानकारी मिलती। कैसे? दक्षिण भारत में जब आप देखेंगे कि वहाँ पे ग्रेनाइट प्रस्तरों का प्रयोग किया गया मंदिरों के निर्माण के लिए, और उन ग्रेनाइट प्रस्तरों को काटने के लिए जिस आयरन का प्रयोग कर रहे थे वो था स्टीली आयरन। तो दक्षिण भारत के लोग इतने कैपेबल थे कि ग्रेनाइट को स्टील या लोहे के बने हुए जो है छेनियाँ हैं, जो चीजल्स है, उससे वो काट सकते थे। तो ये दिखाता है किस प्रकार से जो है केमिस्ट्री के प्रैक्टिस जो है उनकी तकनीकी दक्षता कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी डेवलप थी, ये उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसके अध्ययन के माध्यम से जो है हम एंशिएंट इंडिया के अर्बन टाउन प्लानिंग के बारे में भी जान सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका एग्जांपल है 6th सेंचुरी BC के जो नगर हैं वो हमारे एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है इन मॉन्यूमेंट्स के अध्ययन से जो है हम उनके ऊपर निर्मित किए गए जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, जो कार्विंग है, जो स्कल्पचर्स हैं, उनका भी जो है हम अध्ययन कर सकते हैं। उनके डेवलपमेंट, उनके ओरिजिन के बारे में हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में भी जो है हमें सूचना मिलती है कि किस प्रकार से जो है हमें एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव का अध्ययन करना हो तो इसके लिए भी जो है इंडियन आर्किटेक्चर का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसका 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसी गुफाएं प्राप्त होती हैं जो कि 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी BC की हैं और जहाँ पर डोनेशन किए गए हैं। किसके द्वारा? यवंस के द्वारा डोनेशन करने के साक्ष्य मिलते हैं, और वो डोनेशन बुद्धिस्ट जो केव्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क को किए गए थे, और उन वहाँ पर अभिलेख प्राप्त होते हैं। उन यवनों के, ग्रीक्स के, रोमन्स के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो ये दिखाता है किस प्रकार से क्रॉस कल्चरल एविडेंस का एक स्ट्रॉन्ग जो है हमें साक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। और इसी क्रम में एक और मैं साक्ष्य नाम लेना चाहूँगा, वो है जो चीनी यात्री चोल काल में भारत की यात्रा पर आते थे, बड़े एलीट क्लास, वो चोल शासकों के साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उसकी पुष्टि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में हमें जो उसकी विमान है उसके ऊपर एक चीनी
व्यापारिक अंकन हमें दिखाई देता है, जो कि क्रॉस कल्चरल रिलेशन को जो है हमें पुष्ट करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो इंडियन आर्किटेक्चर है, भारतीय स्थापत्य है, जो मॉन्यूमेंट है, भारतीयों की आर्थिक प्रगति के बारे में भी हमें सूचना प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से भारत की जो संपन्नता थी उसके जीते जागते उदाहरण की बात कर सकते हैं। लिविंग एग्जाम्पल की जब हम बात करें इंडिया भारतीयों की प्रॉस्पेरिटी, उनकी संपन्नता की, तो उसमें जो है हमें ये मॉन्यूमेंट जो है एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में जो है दिखाई देते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि भारत में आर्किटेक्चर के अर्ली रिकॉर्ड्स कहाँ से दिखाई देते हैं। भारत में अगर आर्किटेक्चर के अर्ली रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत में मानव के द्वारा जो है निर्माण करने के साक्ष्य, आवास या सेटलमेंट निर्माण करने के जो एविडेंस हैं वो हमें प्री हिस्टोरिक एरा से ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड में हमें कुछ कुछ अटेम्प्ट दिखाई देते हैं जिसमें मानव के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा था संरचनाओं के निर्माण करने का। इसी क्रम में मैं बात करना चाहूँगा कि जो न्यूलिथिक फेज है वहाँ से मानव सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आया और झोपड़ियों का निर्माण करना जो है उसने शुरू किया था, साधारण प्रकार की झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू किया था। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें पैलोलिथिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक एरा की बात करें तो उस काल में हमारे पास एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जिसका नाम है पैसरा, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ से जो है हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वो साक्ष्य किस प्रकार के हैं? वहाँ पे साक्ष्य स्टोन के अलाइनमेंट्स आपको जो है प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से प्रोफेसर विदला जायसवाल ने ये रिकंस्ट्रक्शन बनाने का प्रयास किया किस प्रकार से जो है एसुलियन फेज में, लोअर पैलोलिथिक फेज में जो है मानव टेम्प्रोरी शेल्टर्स बनाना जानता था और उसके लिए जो है उसने स्टोन्स के अलाइनमेंट्स किए और उनके ऊपर जो भी पेड़ पौधों के जो झाड़ियाँ होती थी और उनकी जो लकड़ियाँ होती थी उनके माध्यम से वो साधारण प्रवृत्ति के जो है संरचनाएँ जो हैं वो निर्मित कर रहा था और इनका प्रयोग जो है वो शेल्टर्स के रूप में कर रहा था। तो दीज आर द अर्ली एग्जांपल्स ऑफ द शेल्टर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा मेसोलिथिक पीरियड में हमें देखते हैं कि जो मानव जो है उसने जो प्राकृतिक जो शेल्टर्स थे, नेचुरल जो शेल्टर्स थे, उनका प्रयोग किया। वो कौन से थे? रॉक शेल्टर्स थे। उनका प्रयोग जो है मानव ने किया अपने आवास के लिए और इसके साक्ष्य जो है आपको सेंट्रल इंडिया में दिखाई देते हैं। इसके साक्ष्य जो है आपको उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमें दिखाई देते हैं। तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है रॉक शेल्टर्स हमें प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग जो है प्री हिस्टोरिक एरा में मानव के द्वारा रहने के लिए जो है किया गया और यहाँ पर मानव की एक्टिविटी के भी एविडेंस दिखाई देते। बहुत इंटरेस्टिंग है। मानव जहाँ पे रहता था वहाँ पर वो अपर पैलोलिथिक फेज एंड द मेसोलिथिक फेज में जो है उसके द्वारा वहाँ पर बहुत सारे सिंपल तरीके के जो है चित्र जो है बनाए गए। बहुत साधारण प्रवृत्ति के चित्र जो है उसने बहुत सारे बनाए जिनको हम रॉक आर्ट कहते हैं, जो कि बहुत ही अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमें सराय नाहर राय से जो है मेसोलिथिक फेज में ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस जो है दिखाई देते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे मेगालिथिक की बात करेंगे। मेगालिथिक मतलब होता है मेगा प्लस लिथिक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वृहत पाषाणिक समाधियाँ या महासमीय संस्कृति बोलते हैं या मेगालिथिक कल्चर भी हम कहते हैं। सो मेगा का अर्थ होता है लार्ज और लिथिक का अर्थ होता है स्टोन, यानी ऐसी संरचनाएं थीं। ये संरचनाएं जो हैं ये आयरन एज से संबंधित थी और इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स को जो है एक दूसरे के ऊपर टिकाकर इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित की जा रही थी। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं और ये बरियल प्रैक्टिस के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी मानव अपने जब मृतकों का जब डेथ हो जाती थी तो उनके लिए बरियल बनाने के लिए जो है इस प्रकार से स्टोन अलाइनमेंट उनके द्वारा किए जाते थे, चैम्बर्स बनाए जाते थे, स्टोन रखे जाते थे। इसके बहुत अच्छे साक्ष्य जो है हमें डेक्कन और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया एंड द डेक्कन से जो है हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, मास्की है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ से हमें मेगालिथिक बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं। दीज आर द attempt to create mega structures. These are first attempt to create mega structures. ये पहले प्रयास हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि इंडस सर्विस सिविलाइजेशन के साथ भी जो है
हमें आर्किटेक्चर के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के जो है लेक्चर्स में हम डिटेल में करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से हम बात करेंगे अर्बन सिटी प्लानिंग की, उनके ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, ग्रैनरीज की बात करेंगे, हाइड्रो इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल हमें धौलावीरा से मिलता है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल हमें प्राप्त होता है धौलावीरा से, डॉकयार्ड के एविडेंस हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। सो इस प्रकार के साक्ष्यों की डिटेल बात जो है हम अगली लेक्चर्स में जो है हम करेंगे। और ये जो है उनके टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न में होते थे, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो अपने नगरों का निर्माण जो है ग्रिड पैटर्न में कर रहे थे। इसके एविडेंस जो है हमें दिखाई देते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, यहाँ से जो है हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक जो फेज है, वहाँ भी जो है हमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेरी एविडेंसेस दिखाई देते हैं। और हम जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है, भारतीय नहीं पूरी दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक जो है इसे माना जाता है। सो जब भी हम वैदिक टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसके दो समूह दिखाई देते हैं, अर्ली वैदिक टेक्स्ट एंड द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये दो हमें जो है इसके वर्ग जो है हमें दिखाई देते हैं। जो ऋग्वेदिक फेज है, इसका जो टेंटेटिव टाइम टेबल माना जाता है, इसको लेके विवाद है, किंतु अभी तक जो स्वीकार्य जो टाइम टेबल उसकी जो डेट मानी जाती है वो है 1500 टू 1000 BCE। और इसमें जो है बहुत सारे हमें आर्किटेक्चर रेफरेंसेस दिखाई देते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर दिखाई देती है, उनकी टर्मिनोलॉजी हमें जो है दिखाई देती है। और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है उसके अंतर्गत जो है हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनको रखते हैं, और इनकी जो टेंटेटिव जो डेट मानी जाती है 1000 टू 600 BCE। सो अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन करें कि वैदिक आर्किटेक्चर के जो में हमें जो है, मैंने बोला कि जैसे कि आपको नॉमेनक्लेचर दिखाई देते हैं, तो वैदिक आर्किटेक्चर में हमें बहुत सारे आर्किटेक्चर नॉमेनक्लेचर दिखाई देते, टर्मिनोलॉजी दिखाई दी, जैसे गृह, पुर, दुर्ग, ग्राम, यज्ञशाला। तो एक एग्जाम्पल है, ये पर्सी ब्राउन की बुक से लिया हुआ एग्जाम्पल है, किस प्रकार के साधारण प्रवृत्ति के इनके घर होते थे। और ये जो पैटर्न है, इस प्रकार का पैटर्न है, ये आज भी भारत में, दक्षिण भारत में टोडा ट्राइब है, उसके द्वारा इस प्रकार के घर जो है बनाए जाते हैं। यानी इस प्रकार की परंपराएं हमें अभी भी दिखाई देती हैं। और इसी प्लान को जो है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में भी अपनाया गया, जिसको हम चैत्यगृह कहते हैं। वहाँ भी जो है हमें इस प्रकार की प्लान को अडॉप्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऋग्वेदिक टेक्स्ट में इस प्रकार के रेफरेंसेस दिखाई देते हैं, बौद्ध आर्किटेक्चर में भी यही हमें परंपरा दिखाई देती है, और वर्तमान में जो टोडा ट्राइब है उसके द्वारा भी जो है इस प्रकार से घरों का निर्माण किया जाता है। लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक डेवलप नॉमेनक्लेचर जो है दिखाई देते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे कुछ नए शब्द इंट्रोड्यूस होते हैं, नगर शब्द हमें जो है दिखाई देता है, इसके अलावा जो है चित्ती शब्द हमें दिखाई देते हैं, वेदिका शब्द। सो पुरानी परंपरा नॉमेनक्लेचर की टर्मिनोलॉजी वो तो चली रही थी, कुछ नई परंपराएं जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें दिखाई देती है, जिसमें नगर नाम सबसे महत्वपूर्ण है, वेदिका इस तरीके के साथ दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऐसे भी संदर्भ दिखाई देते हैं कि अपने नगरों को जो है, ग्रामों को जो है लकड़ियों के रेलिंग के माध्यम से जो है ये प्रवेश द्वारों का निर्माण करते थे, और रेलिंग के माध्यम से जो है नगरों को सुरक्षित करने का प्रयास करते थे। एंड यही परंपरा आपको सांची और बरहूत के स्तूपों में दिखाई देती है। और सिर्फ इसमें परिवर्तन क्या हुआ, वुड के स्थान पर जो है स्टोन का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो परंपरा अभी भी वो जो है, जो वैदिक परंपरा में दिखाई देती है, वो अभी भी हमारे साथ जो है चल रही है, कहीं ना कहीं उसके साक्ष्य में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि इसी क्रम में आगे जो हमें महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर डेवलपमेंट दिखाई देते हैं इंडियन आर्किटेक्चर में, मौर्यन पीरियड ऐसा पीरियड के रूप में दिखाई देता है जहाँ पर हम इनोवेशन देखते हैं। इनोवेशन का तात्पर्य है कि नए डिजाइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की जाती है, और इसकी क्रेडिट सम्राट अशोक को जाती है। और यहाँ पर मैंने डिटेल एक टेबल यहाँ पे बनाया, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसको आप देख सकते हैं कि जो मौर्यन आर्ट है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, और जो कोर्ट आर्ट है मौर्यन, उसके भी अपने वर्ग दिखाई देते हैं, जैसे कि पैलेसेज, पिलर्स, स्तूपा। एंड जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, पॉपुलर आर्ट है, लोकल आर्ट है, उसमें हमें केव्स, पोर्ट्री एंड स्कल्पचर्स वगैरह जो है दिखाई देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अशोक वो पहला शासक था जिसने जो है गुफाओं का जो है निर्माण किया। तो भारत में मैनमेड केव्स बनाने की जो परंपरा है, जिसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें दिखाई देते हैं बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं में दिखाई देते हैं, उनको निर्माण करने की जो क्रेडिट है वो सम्राट अशोक को जाती है। इसके अलावा जो है हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में जगह दिखाई देते हैं, जिनके अध्ययन से, जिनके माध्यम से जो है हम प्राचीन स्थापत्य, स्पेशली बौद्ध आर्किटेक्चर का अध्ययन कर सकते हैं स्तूपों के अध्ययन के माध्यम से। उसमें हमें बहुत सारे ये जो टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार की जो परंपरा है वो डेवलप करती हुई दिखाई देती है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद जो है उनके आदेश पर स्तूपों का निर्माण किया गया था, जो कि आरंभिक जो स्तूप थे वो मिट्टी के बने हुए थे और सम्राट अशोक के द्वारा प्रथम बार जो है उनकी ब्रिक केसिंग कराई गई थी। और उसके बाद जो हमें ये दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से जो है उनमें ऊपर शुंग काल में जो है उनकी स्टोन केसिंग होते हुए दिखाई देती है। तो जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में स्तूप सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर एलिमेंट के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें पाली भाषा में थूप कहा गया है। और इनके एविडेंसेज हमें इंडियन आर्ट में भी जो है दिखाई देते हैं, किस प्रकार से जो है वो स्तूपों का निर्माण कर रहे थे। इसके अलावा चैत्यगृह भी एक महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर एलिमेंट है, जिनके माध्यम से हम बुद्धिस्ट लैंडस्केप को समझ सकते हैं और एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को हम समझ सकते हैं। और संस्कृत में इसे चैत्य कहा गया और पाली भाषा में जो है चेती जो है इसे कहा गया। यहाँ पे आप चैत्यों के एग्जाम्पल देख सकते हैं और इनके बारे में हम आगे की लेक्चर्स में जो है आपसे डिटेल में डिस्कशन जो है करेंगे। सो ये आउटर चैत्यगृहों का और ये इंटीरियर व्यू जो है उन चैत्यगृहों का हमें जो है दिखाई देता है कि किस प्रकार से ये चैत्यगृह जो है अंदर से कैसे दिखाई देते थे। इसके अलावा विहार भी हमें प्राप्त होते हैं। विहार जो है अलग अलग स्वरूप हमें दिखाई देते हैं, जिसमें अंदर एक हॉल होगा और उसके चारों तरफ सेल्स होते थे, जिनमें बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन रहा करते थे। ये जो है अजंता के एक विहार का सीन है। इसके अतिरिक्त जो है इंडियन आर्किटेक्चर के एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है, वो है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। सो हिंदू जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उनका जो आरंभ की बात करें, उनका आरंभ तो हमें उनकी प्राचीनता तो हमें मौर्य काल से दिखाई देती है, किंतु उनके जो फिजिकल ट्रेसेज हैं, उनके इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट के एविडेंसेज हैं, वो हमें जो है गुप्त काल से जो है हमें प्राप्त होते हैं। जहाँ पे हमें एविडेंस दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो है फ्लैट रूप से, सिंगल फ्लैट रूफ टेम्पल से जो है मल्टी स्टोरी टावर्ड टेम्पल्स जो है निर्मित किए जा रहे थे। इसके एविडेंस हमें गुप्त काल में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए गुप्तकाल जो है मंदिर स्थापत्य के अध्ययन हेतु जो है गुप्तकाल एक महत्वपूर्ण पीरियड के रूप में जो है माना जाता है, जहाँ पर मंदिरों के स्थापत्य के अनेकों चरण दिखाई देंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण एंड पंचम चरण जो है हमें दिखाई देता है। तो टेम्पल डेवलपमेंट के हमें जो है अनेकों स्टेजेज जो है दिखाई देते हैं। इसी क्रम में जो है जो मंदिर स्थापत्य है उनमें आगे चलकर अर्ली मेडिवल पीरियड में हमें डिवीजन दिखाई देता है, क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। जो उत्तर भारत में जो मंदिर बने उन्हें कहा गया नागर शैली के मंदिर, और ये हमें हिमालय से लेके नर्मदा तक के क्षेत्रों में जनरली मुख्य रूप से ये मंदिर पाए जाते हैं। और जो दक्षिण भारत में तमिल रीजन में जो हमें मंदिर बने, तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो मंदिर बने, वो जो है मंदिर आपको द्रविड़ियन आर्किटेक्चर के नाम से जो है जाने गए। और एक अन्य आर्किटेक्चर हमें स्टाइल दिखाई देती है, टेम्पल स्टाइल दिखाई देता है, जिसे कहते हैं वेसर स्टाइल। और ये जो स्टाइल है ये हाइब्रिड स्टाइल जो है कही जाती है, यानी मिश्रित शैली जो है इसे कहा जाता है। और ये जो शैली है वेसर स्टाइल, ये नागर और द्रविड़ के जो एलिमेंट हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो शैलियां हैं, सो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिलने से जो है ये शैली जो है विकसित हुई। इसलिए जो इसे हाइब्रिड स्टाइल भी कहा जाता है। और इस शैली के एविडेंस जो है हमें प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में प्राप्त होते हैं, जिनके विकास में मुख्य रूप से योगदान जो दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है चालुक्य ऑफ वातापी, चालुक्य ऑफ कल्याणी एंड द
होयसल डायनेस्टीज का जो है योगदान दिखाई देता है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से भारतीय स्थापत्य की जो है उसकी विशेषताओं की चर्चा की कि किस प्रकार से इंडियन आर्किटेक्चर के अध्ययन के माध्यम से जो है हमें भारतीय इतिहास के किन किन पक्षों पर प्रकाश पड़ सकता है, इसके बारे में हमने जो है आपसे संक्षेप में चर्चा किया और किस प्रकार से इंडियन आर्किटेक्चर में हमें क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हो, चाहे लिविंग ट्रेडिशन में हो, चाहे वो लिटरेरी ट्रेडिशन में हो, हमें उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो है दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से जो है एक आर्किटेक्चर दूसरे आर्किटेक्चर से डेवलप हो रही है, उसके बारे में हमने जाना और किस प्रकार से इन आर्किटेक्चर में भारतीयों ने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया। दक्षिण भारत में अनेकों आपको मंदिर दिखाई देंगे जिन मंदिरों में जो है सूरज की प्रथम किरणें, जो सूर्योदय होता है तो सूरज की जो प्रथम किरण है वो सीधे गर्भगृह में पड़ती है। तो उन्होंने अपनी तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का, मैथमेटिकल नॉलेज का, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का प्रयोग इन स्मारकों के निर्माण में, इन मंदिरों के निर्माण में, इन रिलीजियस प्लेसेज के निर्माण में जो किया, इसके स्पष्ट साक्ष्य जो है हमें आज भी दिखलाई देते हैं। और ऐसे भी मंदिर हमें दिखाई देते हैं जहां पर हमें जो है अलग अलग समय में, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, वहाँ पर सूरज की पहली रोशनी से ही जो है उनके जो चक्र बने हुए, जो व्हील बने हुए हैं, उनको उन पे पड़ने वाली छाँव के आधार पर हम समय बता सकते हैं। और वो समय जो है आज आपकी घड़ी मिलाए और उसके ऊपर पड़ने वाली जो छाँव है, सूरज की रोशनी की जो बन रही है, उसके आधार पर जो है हम समय का गणना कर सकते हैं। तो भारतीयों ने जो है अपनी विज्ञान और तकनीक का बहुत अच्छा सामंजस्य जो है अपने स्थापत्य में किया। तो आगे की क्लास में हम मुख्य रूप से जो है, जो लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा, उसमें हम मुख्य रूप से जो है आउटलाइन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इस विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।